बढ़े मिस्टर एक्स। जी जी सलाम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम जी भाई, क्या हाल चाल है? जी बढ़िया मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब, इंडियन पॉलिटिक्स को लेके मेरा थोड़ा सा अभी सवाल है आपसे। एक ही सवाल के दो पहलू हैं कि अभी जब 4 जून को रिजल्ट आया तो उस दिन एक चीज बहुत वायरल हो रही थी कि रामपुर में एक पोलिंग बूथ है जहाँ पे 2300 करीब वोटर थे। तो वहां पे 500-600 के करीब पीएम आवाज जो है वो मिले थे। फिर भी वहां पे 100% वोटिंग जो है वो अपोजिट पार्टी को हुई, बीजेपी को नहीं हुई। तो ठीक। इसको लेके मुसलमानों की वफादारी पे शक किया जा रहा था। तो मेरा ये डेमोक्रेसी पे सवाल नहीं है कि डेमोक्रेटिक नजरिए इस पे क्या कहता है, उसमें तो आप किसी को भी वोट दे सकते हैं। इस्लामिकली क्या ये गैर वफादारी है, ये मेरा मानना है। फिर मैं दूसरे पॉइंट पे आता मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि वो जो मकान मिले थे, जितने भी मिले होंगे, वो बीजेपी ने दिए थे या हुकूमत ने दिए थे? हूं। नहीं, सरकार तो बीजेपी की थी। डजंट मैटर, वो सरकार है, सरकार तो सबकी होती है। जी जी टैक्स सरकार को मिलता है और वो जी। टैक्स हर एक आदमी की तरफ से जाता है, पार्टी में कोई भी हो। तो मुझे बताएं कि क्या बीजेपी ने वो मकान दिए थे या गवर्नमेंट ने दिए थे? नहीं, गवर्नमेंट नहीं दी। गवर्नमेंट ने दिए थे। तो आप अगर वहां के लोग डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है उसमें शामिल हो रहे हैं, तो गोया के वो उस जमहूरियत को, डेमोक्रेसी को या किसी भी हुकूमत को इलेक्ट करना चाहते हैं, तो वो उसमें शामिल होकर वो मुल्क के साथ वफादारी का इजहार कर रहे हैं। बीजेपी के साथ वफादारी ना रिक्वायरमेंट थी और ना होनी चाहिए किसी पार्टी के साथ वफादारी। कोई भी पार्टी, हर एक आदमी का अपना हक है। हाँ, अगर आप ये साबित कर दें कि ये मकान बीजेपी ने अपने फंड से बनवाए थे, अब आप ये कह सकते हैं कि भाई मकान ले लिया और उसके बाद वोट नहीं दिया, तो बात समझ में आती है। वो तो गवर्नमेंट ने बनवाए थे, गवर्नमेंट किसी की भी होगी। और जी जी, उस पे मीडिया एक ये पॉइंट रख रहे थे कि बीजेपी की, लेकिन ये हाथ में था कि वो चाहता किसी मुसलमान को मकान ना दे, केवल ठीक। हिंदू वाला काम करे। तो ये तो ठीक। मतलब बीजेपी उनका फायदा भी करती है, फिर भी मुसलमान जो है 90 से 92% जो है वो वोट नहीं दे रहा है, ये बात कर रहे थे एंकर्स लोग। तो उस पे क्या? ये भी देखें, मीडिया का काम ही हिंदू मुस्लिम करना है। मुझे एक बात जी जी। बताएं कि जब गवर्नमेंट होती है तो क्या गवर्नमेंट सिर्फ हिंदू की होती है या वो सबकी होती है? अगर नहीं आप नहीं, ये कहते सबकी हैं कि होती है। गवर्नमेंट सिर्फ हिंदू की होती है, तो भी खाली हिंदू से टैक्स ले ले, मुसलमान को ऊपर टैक्स ही नहीं लगाए। टैक्स तो सब पे लग रहा है ना। जीएसटी तो सब दे रहे हैं, सेल्स टैक्स जी सब जी। दे रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स सब दे रहे हैं। तो फिर टैक्स भी खाली हिंदू से ले, मकान भी हिंदू के बनाए, कोई मसला नहीं है। अच्छा, जैसे कोई मुसलमान अगर बीजेपी को वोट दे रहा है तो उसमें भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस्लामिक नजरिए से? भाई वो उसका जाती हक वो है, वो चाहे जिसको वोट दे। ओके। हमारा जो एतराज है ना, हम ये नहीं कहते कि इसको वोट दे दिया तो ज्यादा सही है, उसको वोट देते तो गलत है। हमारा जो एतराज है, मैं उसूली तौर पर बात करता हूं और सिर्फ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं करता, मैं तो अमेरिका, इंग्लैंड, सारी दुनिया में मैं कहता हूं कि जो डेमोक्रेटिक सेटअप है वो बिल्कुल बोगस निजाम है, वो निजाम ही खराब है। लेकिन अब चूंकि पूरी दुनिया के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया तो वी हैव टू डील विद इट। लेकिन दुनिया को डेमोक्रेसी से बेहतर किसी निजाम को तलाश करना चाहिए, ये मेरा मतलब है कहने का। जी, मेरा दूसरा पॉइंट क्या है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है मुफ्ती साहब। मिस्टर एक्स भाई, इसमें एक पॉइंट और ऐड कर दूं मैं मुफ्ती साहब। जी जी। दरअसल जो वोटिंग होती है किसी भी एरिया में या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, तो वो कैंडिडेट के हिसाब से होती है। अगर बीजेपी का कैंडिडेट अच्छा है तो उसको मुस्लिम भी सपोर्ट करते हैं, और अगर कांग्रेस का अच्छा है तो उसको सपोर्ट करते हैं। ये कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है। कई सारे ऐसे इलाके हैं अभी भी मेरी नज़र में जहाँ पे बीजेपी का कोई कैंडिडेट है वो जीता है और कांग्रेस का हारा है, आम आदमी पार्टी का हारा है मुस्लिम मेजोरिटी में। क्यों? क्योंकि वो बंदा ठीक था, कैंडिडेट ठीक था, काम करने वाला था, काम करता था, इस बिना पे। अच्छा, ये एक चीज ये भी है, ये भी एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये भी है मिस्टर एक्स, चूंकि बात पॉलिटिक्स पर हो रही है, मुझे बताएं कि बीजेपी की जो भी एक छवि है इंडिया में, और उसकी एक पॉजिटिव छवि है हिंदुओं में कि यार ये जो है भाई हिंदू राष्ट्र के लिए काम करते हैं और भाई हिंदू सेंटिमेंट्स के लिए काम करते हैं। ठीक है, एक छवि है, उसने उस छवि को चुना। दूसरी छवि एक नेगेटिव है जो माइनॉरिटीज के दरमियान है कि यार ये एंटी मुस्लिम है वगैरह वगैरह। क्या आपने, मतलब आपका मतलब क्या बीजेपी ने या रूलिंग पार्टी ने उस छवि को बदलने के लिए कोई एफर्ट किया है? नहीं, वो क्यों करेंगे मुफ्ती साहब, क्योंकि जब उन्हें उससे फायदा मिल रहा है। ठीक, क्यों बिल्कुल। करेंगे जब जिससे मैं जिस पे समझता हूँ, सफल हो रहा है मैं आदमी? मैं समझता हूं कि उनको ज्यादा फायदा उसमें मिलता कि अगर वो तरक्की की बात करते और ये हिंदू मुस्लिम छोड़ देते। मैं आपको बिल्कुल गारंटीड बता रहा हूं, क्योंकि लोग जो है जी ना जी। अभी
लोग इस चीज से, आप तो वहां पर मौजूद है, मैं बहुत दूर हूं, मैं ज्यादा से ज्यादा जो कुछ खबरें वबरें सोशल मीडिया के ऊपर आती हैं उससे ही जान पाता हूं। लेकिन एक बड़ी तादाद, भाई जो यूपी के अंदर हशर हुआ है वो मुसलमानों के वोट से तो नहीं हुआ ना, नहीं, लोगों ने हिंदुओं के वोट वोट हुआ। किया तो हशर हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बड़ी तादाद अब इन मसलों से उब चुकी है कि मीडिया में जी, दिन रात नफरत ज्यादा दिन नहीं टिकती मुफ्ती साहब। नहीं चलती है। तो अब आपको वोट लेना था तरक्की की बुनियाद पर, और आप इन चीजों को दरगुजर कर देते। क्या होता कि जो दूसरी पार्टियां वो अपनी मौत मर जाती, मुसलमान भी आपके साथ आ जाते। ठीक है, आपने जो पार्टी ने माजी में जो किया, कांग्रेस ने कुछ कम किया है? तो लोग जो है भूलकर आगे बढ़ जाते हैं, बशर्ते कि उन्हें कोई ब्राइट फ्यूचर नजर आ रहा हो। अब जो आगे जो इलेक्शन होंगे या जो भी है, वो इलेक्शन इन बुनियादों पर नहीं होंगे कि जी मंदिर बन गया या मस्जिद टूट गई वगैरह वगैरह। इलेक्शन होंगे प्रोग्रेस की बुनियाद पर, कितनी तरक्की हो रही है। तो खैर, मैं तो एक आम आदमी हूं, ये कोई मेरा मशवरा मानकर तो इंडिया की पॉलिटिक्स चेंज नहीं होगी। लेकिन मैं और आपके दरमियान, आप हिंदू कम्युनिटी से आते हैं, मैं मुसलमान हूं, तो हमारे दरमियान जो गुफ्तगू हो रही है उसकी वजह से मैं कह रहा हूं कि अब जी इस तरह की पॉलिटिक्स मैं समझता हूं कि इंडिया में शायद ज्यादा दिन नहीं चलेगी। जी जी। दूसरा पॉइंट मेरा मुफ्ती साहब जल्दी से मैं कवर कर दूं कि इस बार काफी जैसे अपोजिट पार्टी के कैंडिडेट जीते हैं, उसमें मुसलमान भी जीते हैं। तो एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि आपके जैसा अगर एक अच्छा मुसलमान, पक्का मुसलमान अगर लेट्स से भारत का पीएम बनता है या किसी राज्य का सीएम बनता है, तो उसका मतलब टारगेट क्या होना चाहिए कि भारत में पहले इस मतलब किसी तरीके से इस्लाम को बढ़ाया जाए या इस्लामिक शरिया लॉ नाफिज किया जाए या अलग चीजें होंगी, क्या उनका काम होगा? उसका जवाब हमने यानी इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को सामने रखकर तो नहीं, लेकिन एक उसूली जवाब मैंने कई मरतबा दिया, और पिछली मरतबा भी एक साहब आए थे उनको दिया कि इंडिया में जो लोग रहते हैं, चाहे वो, और आसिम भाई ने उसको करेक्ट किया, मैं उनकी बात को ऐड करके कह रहा हूं कि जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत रहते हैं। तो यानी सिटीजनशिप जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो मुसलमानों का भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वो ये है कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हम उसके तहत रहेंगे और उसके तहत जिंदगी गुजारेंगे। उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो लॉ एंड ऑर्डर होगा हम उसको मेंटेन करेंगे, एज लॉन्ग एज वो हमारे इंडिविजुअल राइट को, के जो हमारा शरीयत के ऊपर चलने का जो राइट है उसको वो खत्म ना करे। तो ये इंडिविजुअल राइट होता है। अब अगर एक आदमी पीएम बन जाए, मान लीजिए कल को ओवैसी साहब पीएम बन जाए, मेरा तो कोई मतलब नहीं है, आप ओवैसी साहब की एग्जांपल दें, या कोई और मुस्लिम पॉलिटिशियन है जो चेहरे नहीं, मोहरे मैंने से हाइपोथेटिकली बात की। वो पीएम बन जाता है। तो अब चूंकि वो पीएम भी उसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत बना है, तो इस्लामिकली उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना उसके लिए जरूरी है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट ये है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन को के हिसाब से मुल्क को चलना है, और जो मेजोरिटी है या माइनॉरिटी है, सबके राइट्स हैं, उन राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, मुल्क को आगे लेकर जाना है। ऑब्वियसली बात है, यही मतलब, यही कोई भी मुसलमान होगा अगर वो वहां तक पहुंचेगा तो उसके लिए ये करना जरूरी, चूंकि वो अंडर कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, हमारा जो ऑब्जेक्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है कि कॉन्स्टिट्यूशन गलत है, लेकिन जब तक कि वो नाफिज है तब तक कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। यानी नहीं, जैसे मान लीजिए, मैंने जो कॉन्स्टिट्यूशन को गलत कहा वो इसलिए कहा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मुल्क को पहले लाता है और मजहब को अंडरमाइन कर देता है। ये चीज बुनियादी तौर पर गलत है। लेकिन चूंकि नस्लें गुजर गई हैं, या समझ लीजिए कि तीसरी नस्ल या चौथी नस्ल है आजादी के बाद, जो अब परवान चढ़ेगी और वोट देगी, गालिबन चौथी होगी। तो नस्लें गुजर रही हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत रहते हुए, तो हम उसको तो बदल नहीं सकते। लेकिन अब जैसा भी है, वो लूला लंगड़ा जैसा भी है, उसको लेकर चलना है। लेकिन बहरहाल उसमें प्रॉब्लम है, उसके ऊपर एतराजात उठेंगे, उसके ऊपर उंगलियां उठेंगी। वो कोई मुकद्दस किताब नहीं है, लेकिन हमारा कॉन्ट्रैक्ट है तो ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना भी जरूरी है। नहीं मान लीजिए पूरी फुल मेजोरिटी से है कि 2/3 दोनों सदन में है, तो क्या ये किसी आपका ये मौकिफ नहीं होगा कि यहाँ पे दूसरा निजाम लाया जाए क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन को मुकद्दस नहीं मानते? नहीं, नहीं, देखें, अगर मान लीजिए इलेक्शन इस बुनियाद पर लड़ा, मान लीजिए मैंने इलेक्शन इस बुनियाद पर लड़ा कि इस बार 400 पार और मैं कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करके शरीयत लाऊंगा, ये मेरा मैनिफेस्टो है, और पूरा मुल्क मुझे इस पर वोट दे रहा है और 400 पार मुझे पहुंचा दिया, तो भाई मैं बिल्कुल करूंगा, चूंकि मुझे वोट ही इस बुनियाद पे मिला है। लेकिन मैं वोट लूं तरक्की की बुनियाद पर, मैं वोट लूं सिक्योरिटी की बुनियाद पर, और जैसे मैं वहां पहुंचू और उसके बाद मैं एजेंडा बदल के कुछ और कर दूं, तो इसका मतलब ये है कि पब्लिक का जो विल है वो मेरे साथ नहीं है, तो मैं नहीं कर सकता। जी जी, शुक्रिया मुफ्ती साहब। ठीक, चलें। जी।